हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है दिल्ली जीके बाई पीके सर चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाएं, जिसमें हम देख चुके थे दिल्ली दरबार, दिल्ली षड्यंत्र केस, खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की घटना, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट, स्वराज पार्टी। ठीक है, आज हम देखेंगे कैबिनेट मिशन और दिल्ली और आज़ाद हिंद फौज और दिल्ली। तो सबसे पहले बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। तो आज़ाद हिंद फौज ये जो गठित की गई है, इंडिया से बाहर इसका गठन किया गया। और जब से लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस जी ने अज्यूम की, तब से आज़ाद हिंद फौज की जो इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ गई। और उनका एकमात्र लक्ष्य था भारत को आज़ाद कराना। ठीक है, ये इम्फॉल, कोहिमा, नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है उस साइड से अटैक करके भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। तो आज़ाद हिंद फौज की जो लीडरशिप थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की। उन्होंने एक नारा दिया, दिल्ली चलो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और ये कब की घटना है? ये 1945 की है। और 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को गिरफ्तार कर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो इसके लिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं स्टार्टिंग से आज़ाद हिंद फौज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन या इसको बोलें तो इसकी फॉर्मेशन सबसे पहले हुई थी 1942 में। किसने की थी? तो मोहन सिंह एक नाम आता है। ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद जब इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया, ठीक है, अप्रोक्स 1943 में सुभाष चंद्र बोस जब इनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो उन सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी का लीडर माना गया। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में ही आज़ाद हिंद फौज ने जो भी अपने ऑपरेशंस की एक्टिविटी की वो किया। उनका एकमात्र एम था कि ब्रिटिश आर्मी से या ब्रिटिशर्स से इंडिया को आज़ाद कराना। ठीक है, और ये वैसे भी ये वो समय था जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और दूसरा विश्व युद्ध का फ़ायदा उठाते हुए इस आर्मी ने कोशिश की कि किसी तरह भारत से अंग्रेज़ों को बाहर निकाला जाए। इसमें सुभाष चंद्र बोस का रोल इम्पोर्टेंट आता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस विदेश में गए कैसे? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस को भारत में जेल कर दिया गया था, इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया था, लेकिन वो किसी तरह से एस्केप कर गए। ठीक है, और 1941 में वो बर्लिन पहुंच जाते हैं। ठीक है, 1941 में बर्लिन पहुंच जाते हैं और फिर अपनी क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। ठीक है, 1943 में 1943 में सिंगापुर जाते हैं। ठीक है, और सिंगापुर जाके कमांड ले लेते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशंस करते हैं, आज़ाद हिंद फौज के नाम से अपनी सेना को आगे बढ़ाते हैं। उसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स शामिल हो जाते हैं सेना में। ठीक है, कुछ ऑपरेशंस उनके रहे, जैसे बैटल ऑफ इम्फॉल, बैटल ऑफ कोहिमा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। लेकिन फिर 1945 में एक प्लेन क्रैश में ताइवान के निकट सितंबर 1945 में न्यूज़ आती है कि सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी का क्या हुआ? इंडियन नेशनल आर्मी के जो भी बचे हुए, उस टाइम के जो भी बचे हुए जवान थे, ठीक है, उनके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया लाल किले में। ठीक है, और उसको जो मुकदमा चलाया तो वहाँ पर एक समिति बनाई गई, उसका नाम था आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति, और इस समिति के अध्यक्ष थे भूला भाई देसाई। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज और दिल्ली का रिलेशन इतना ही है। उसके बाद हम देखते हैं आगे कैबिनेट मिशन और दिल्ली। ठीक है, कैबिनेट मिशन क्या था, कैसे पिक्चर में आया? ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैबिनेट मिशन ये बेसिकली क्या था? ये अंग्रेज़ों ने एक मिशन भेजा था, यानी कि मिशन कुछ नहीं, 3 लोग आए थे बेसिकली। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस।
ठीक है, ये 3 लोग थे। 29 मार्च 1946 को दिल्ली आते हैं, ठीक है, और ये एक सुझाव रखते हैं कि किस तरह से इंडिया को पावर ट्रांसफ़र की जाएगी और किस तरह से इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आती है, जब ये कैबिनेट मिशन के जो है प्रभावी नहीं हो पाता है, लागू नहीं हो पाता, इसको एक्सेप्ट नहीं करती है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों, तो फिर वेवल प्लान एक आता है, वेवल प्लान, लॉर्ड वेवल, ठीक है, लॉर्ड वेवल के नेतृत्व में। तो आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड वेवल जो थे वो कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे, ठीक है, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व ज़रूर थे वेवल प्लान में, लेकिन इसका हिस्सा नहीं थे, ठीक है। जब इंडिया में कैबिनेट मिशन आया उस टाइम पर क्लाइमेट एटली जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते थे, ठीक है, और उन्होंने ही ये कैबिनेट मिशन सेंड किया था, ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। पैथिक लॉरेंस जो इसके सदस्य थे, ठीक है, ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे ये थे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, और एवी जो अलेक्जेंडर थे, ठीक है, ये जो तीसरे मेंबर थे ये थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। उसके बाद यहाँ पर इंडिया में क्या हुआ कैबिनेट मिशन का, तो यहाँ पर उन्होंने अपने सुझाव रखे, और उन्होंने जो सुझाव रखा उसको कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ने ही नहीं माना, तो कुल मिलाकर यह मिशन जो है सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है, फेल हो गया। और उसके बाद 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को एक मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान होता है, और बहुत सारे मतलब कॉम्युनल रिवॉर्ड्स हो जाते हैं, कॉम्युनल वायलेंस होती है इंडिया में, और 5000 से ज़्यादा लोग कलकत्ता में ही एक दिन में मारे जाते हैं, ठीक है। मेन एरियाज थे जो नोआखली और बिहार में आंदोलन था, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्शन डे आपको याद रखना है 16 अगस्त 1946, ठीक है। चलते हैं आगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दिल्ली, यानी कि जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का अनाउंसमेंट हुई, तो उस टाइम पर दिल्ली में क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दिल्ली, कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद अगस्त 1946 में नेहरू की सरकार गठित करने का प्रस्ताव दिया गया। एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। जो इंटरिम गवर्नमेंट होते हैं उसको लीड करते हैं जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 9 दिसंबर 46, ठीक है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सीटिंग होती है संविधान सभा की, ठीक है। जो संविधान सभा की फर्स्ट बैठक होती है वो होती है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946। यह संविधान सभा बन रही थी जिसको काम दिया गया था कि आपको भारत का संविधान बनाना है। संविधान कैसे बनाना है आप एनालाइज कीजिए वर्ल्ड के बाकी संविधान को, ठीक है, इंडिया की कंडीशन एनालाइज कीजिए और फिर एक ऐसा संविधान बना के दीजिए ताकि आने वाले टाइम में भारत में बिना किसी दिक्कत के शासन किया जा सके। तो इसके लिए संविधान सभा का गठन हुआ था और इसकी पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट इसके सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों? क्योंकि सबसे एज थे, उम्र में ये सबसे ज़्यादा थे, इसलिए इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुन लिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में ही दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। और आगे चलकर ये भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट थे। और नॉन परमानेंट या फिर टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, 1947 में 15 अगस्त की मिडनाइट को जब देश आज़ाद होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित किया था। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि देश को संबोधित किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित किया था। और इसी टाइम पर गांधी जी जो है 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था, अनाउंसमेंट हो रही थी, तो गांधी जी उस टाइम पर कहाँ थे। अगर गांधी जी की बात की जाए तो गांधी जी उस टाइम पर नोआखली में थे। ठीक है, नोआखली में पश्चिम बंगाल में थे, नोआखली में। तो वहाँ पर कुछ हिंदू मुस्लिम के रिवोल्ट्स हो रहे थे, तो उनको सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, 1948 में 30 जनवरी को क्या होता है, दिल्ली के बिरला हाउस में एक प्रार्थना सभा में शामिल होते समय नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई। ठीक है, गांधी जी की हत्या किसने की, नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, कैसे की, गोली मारकर। कहाँ पे कि बिरला हाउस में। ठीक है, कहाँ क्या कर रहे थे, प्रार्थना सभा में जा रहे थे। कब, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो यहाँ से गांधी जी की डेथ हो जाती है 1948 में। और इस टाइम पर क्या चल रहा होता है, ये 11 दिसंबर 1946 से अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया चल रही होती है। ठीक है, और हमारा संविधान बनकर जो तैयार होता है, ठीक है, वो तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और लेकिन लागू जो होता है, क्योंकि हमारे इतिहास में 26 जनवरी का बड़ा ही महत्व था। ठीक है, तो फिर इसको 26 जनवरी 1950 को आगे लागू किया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को ही फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को चयनित कर लिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इस संविधान को बनने में हमारा टाइम लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, बहुत ही 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, बड़े ही सूझबूझ से हमारे देश के निर्माताओं ने संविधान को बनाया, और इसमें बहुत ही दूरदर्शी थे वो लोग। उन्होंने आज के वातावरण के हिसाब से संविधान को बनाया, यानी कि 50 साल बाद देश में क्या हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेके बनाया। ठीक है, हाँ, जब हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा भारत का संविधान रिजिड और फ्लेक्सिबल क्यों है। क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड भी है और बहुत फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, तो अलग बहुत इसकी विशेषताएं हैं, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन की, तो दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन कब कब हुए। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन हर साल होते थे। ठीक है, लेकिन दिल्ली में कब कब हुए और कौन कौन अध्यक्ष हुए, तो वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले 1918 में होते हैं, दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष रहते हैं। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह दिल्ली में पहला अधिवेशन था। इसके अलावा एक स्पेशल सेशन, ठीक है, कांग्रेस या आईएनसी सेशन या स्पेशल कांग्रेस सेशन बुलाया गया 1923 में, वो भी दिल्ली में हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे या प्रेसिडेंट थे। और ये इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे। कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो प्रेसिडेंट बने। ठीक है, उसके बाद 1932 में दिल्ली में होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं अमृत रणछोड़दास सेठ। और 1947 में भी कांग्रेस का जो अधिवेशन है या सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो दिल्ली में होता है, और ये राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, तो ये लास्ट जो है सेशन होता है, क्योंकि इसके बाद तो भारत आज़ाद हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़ा है एक बार क्विक रिवीजन इस चैप्टर का कर लेते हैं। दिल्ली का आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता संघर्ष में क्या क्या योगदान रहा, पिछली वीडियो में आपको डिटेल से सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हमने 1857 की क्रांति के बारे में देखा था कि दिल्ली में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड क्या क्या कौन से लोग थे। ठीक है, कौन से क्रांतिकारी थे, यह इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं, दिल्ली दरबार कितने हुए, कहाँ पे हुए, दिल्ली को कब राजधानी बनाया गया कलकत्ता से। ठीक है, और दिल्ली को लुटियन जोन या लुटियन की दिल्ली क्यों बोला जाता है, ये सब पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था, काकोरी कांड, ये सब मैंने आपको बताया था वीडियो में अच्छे से, आप पिछली वीडियो देख सकते हो। रॉलेट एक्ट हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन,
असहयोग आंदोलन और साइमन कमीशन मैंने अच्छे से आपको बता चुका हूँ। ठीक है, गांधी जी के 3 बड़े 3 छोटे आंदोलनों में भी पिछली वीडियो में बताया गया है। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का इससे उदय होना, ये सब मैंने आपको बताया है अच्छे से। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंकने की घटना थी, बाहरी सरकार को सिर्फ आवाज़ सुनाना लक्ष्य था, जिसका किसी को हताहत या किसी का जान लेना उस बम फेंकने का उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो ये सब हम कर चुके हैं। गांधी इरविन पैक्ट, क्यों गांधी की हर बात मानने के लिए इरविन तैयार हो गया था। ठीक है, अगर आप को ये सब जानना है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्यों शुरू हुआ, ठीक है, और कितना सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, ये गांधी जी का लास्ट आंदोलन था। इतना हम पिछली वीडियोस में देख चुके थे। आज की वीडियो में हमने देखा आज़ाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन और जो दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बैठक। ठीक है, और कौन से कांग्रेस सेशंस हुए। तो इन सब पे बेस्ड कल या नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।